नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम खबरों की शुरुआत करेंगे बदायूं से, जहां नाबालिग किशोरी ने की आत्महत्या। फिर देखेंगे कि कैसे नुक्कड़ सभाओं में सपा प्रत्याशी चौधरी अदनान ने भरी हुंकार, और साथ ही बात करेंगे हापुड़ की, जहां पर पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं होने देने का आईपा संगठन ने दावा किया है। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बदायूं में नाबालिग किशोरी फांसी पर झूली। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के मामले में उसने जान दे दी। पुलिस चौकी पर एक दिन पूर्व चौकी को तहरीर दी गई, पर परिजन मुकदमा दर्ज कराने के बाद शव उठाने की मांग पर अड़े रहे। भारी पुलिस बल के साथ अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। आलापुर थाना इलाके के गंभाई नगला की यह पूरी घटना बताई जा रही है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा पर जहां उच्च न्यायालय द्वारा 20 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव मैदान में कूद चुके प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि बाराबंकी की नगर पंचायत सुबेहा में समाजवादी पार्टी के इकलौते प्रत्याशी चौधरी अदनान मैदान में कूद चुके हैं। सभी वर्गों का विशाल जन समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते चौधरी अदनान का कारवा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए चौधरी अदनान से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग साइकिल निशान पर ही वोट लगाएं, क्योंकि आज किसान रात दिन खेतों में आवारा पशुओं से रखवाली करते हैं, खाद बीज के लिए तरस रहे हैं। आज किसान, व्यापारियों, नौजवानों, गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। हम हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करते। हमने विकास किया है, विकास करेंगे और विकास को लेकर ही चुनाव लड़ेंगे। हमें जनता पर पूरा भरोसा है। देखिए, विकास को लेके मैं 15 साल से प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे काम कर रहा हूँ, पुराने क्षेत्र में, नगर पंचायत में। जिस गांव में आप हैं, इस गांव का नाम मल्लाहन के पुरवा है। मल्लाहन के पुरवा, टिकुरी, निंदुरी, ये गांव नगर पंचायत में सीमा विस्तार क्षेत्र में जोड़े गए हैं। अब नगर पंचायत में पहले 11 वार्ड थे, अब 14 वार्ड हो गए हैं। प्राथमिकता के आधार पर हमारा पहला धर्म यह है कि इस गांव का विकास करना, जहां यहाँ पे गरीब लोगों को सबसे पहले आवास दिलाना। मल्लाहन के पुरवा क्या 14 वार्ड के जो गरीब लोग हैं उनको हमने आवास दिलाने का काम भी किया है। और हमारा प्रयास है कि जितने भी विस्तारित क्षेत्र में गांव जोड़े गए हैं, इनमें सबसे प्राथमिकता के तहत जो गरीब लोग हैं, जिनके कच्चे आवास हैं, उनको पहले घर आशियाना देना। उसके बाद जो हमारी वृद्धा हैं, विधवा हैं, इनको पेंशन उपलब्ध कराना, मूलभूत सुविधा देना। बस जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको राशन कार्ड की व्यवस्था कराना जीतने के बाद। और जो गांव में विकास नहीं हुआ है, रोड को लेके मैंने देख रहा हूं, सड़कों का बुरा हाल है इस गांव में। खस्ता हाल सड़कें हैं, कच्ची रोडें हैं। नगर पंचायत जाने का रास्ते यहाँ पे खराब है। प्राथमिकता के आधार पे इन गांवों को नगर से जोड़ने का काम करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और जितने भी खंबे दिख रहे हैं, देखिए, आप देख लीजिए, इस पूरे गांव में अंधेरा है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले इन गांव में जितने भी यहाँ पे खंबे लगे हैं, इनमें लाइट की व्यवस्था कराना, क्योंकि जब ये लाइट की व्यवस्था होगी तब ये शहरी क्षेत्र दिखेगा। क्योंकि ये बहुत ही, मैं देख रहा हूँ, बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। ये नगर में जोड़ने के बहुत ही गलत, ये जोड़ने का जो ये आदेश जारी हुआ है सरकार द्वारा, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी नगरीय लक्षण नहीं दिख रहे हैं मुझे। ये कृषि क्षेत्र है पूरा। और यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या मैं देखता हूँ, अगर रात में आइए तो किसी से पूछिए कहाँ भैया फला कहाँ है, उनसे मिले पता लगा खेत में खेतवा रखावत है, सांड भैया रखावत है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है जानवर है, आवारा जो पशु टहल रहे हैं। किसान परेशान है उनसे। लोग रात दिन में मजदूरी कर रहे हैं और रात भर जाग के खेत अपनी फसलें बचा रहे हैं। उसके लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही। सबसे पहला प्राथमिकता के आधार पे मेरा प्रयास रहेगा, यहाँ पे गौशाला बनाने का सबसे पहले प्रयास रहेगा कि मैं चुनाव जीतने के बाद सब प्राथमिकता के आधार पे सरकार से मांग करूंगा कि इस एरिया में गौशाला की बहुत सख्त आवश्यकता है, यहाँ गौशाला बनाने का काम किया जाए। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।
जनपद हापुड़ इंडियन प्रेस एलेवेंस एसोसिएशन की मासिक मीटिंग का आयोजन जेएमएस स्कूल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र शर्मा ने की और संचालन तहसील मीडिया प्रभारी पुष्पेंद्र कुमार ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में आईपा के चेयरमैन अवधेश परसर और वरिष्ठ अतिथि के रूप में सूचना अधिकारी रंजना शर्मा रही। अध्यक्षता करते हुए सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि हमारा संगठन बहुत पुराना है और पत्रकारों के हक की लड़ाई मजबूती से लड़ता आ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। संगठन के चेयरमैन अवधेश परसर ने कहा कि सभी पत्रकार साथियों को एकजुटता के साथ रहना चाहिए। भविष्य में किसी भी समस्या से घबराना नहीं है। अगर किसी पत्रकार के साथी के साथ कुछ गलत होता है तो आईपा मजबूती में उसके साथ खड़ी है। आईपा के कोऑर्डिनेटर उत्तम सिंह ने कहा कि हमारा संगठन आगे बढ़ता जा रहा है। हापुड़ में इसका श्रेय जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सागर को जाता है। जिले के अध्यक्ष भूपेंद्र सागर ने कहा कि कोई भी पत्रकार साथी अपने आप को कमजोर ना समझे और ईमानदारी और लगन के साथ पत्रकारिता करे। हमारे किसी साथी का उत्पीड़न संगठन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूचना अधिकारी रंजना शर्मा ने कहा कि पत्रकारी चौथा स्तंभ है, सभी पत्रकारों को ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए। संगठन के चेयरमैन अवधेश परसर, सूचना अधिकारी रंजना शर्मा, राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र शर्मा, कोऑर्डिनेटर रुस्तम सिंह, प्रदेश सचिव इंतजार अली, मंडल सचिव इरफान अली, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सागर को शील्ड देकर एवं फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस हापुड़ तहसील अध्यक्ष गुलफाम हुसैन, शिव कुमार रावत, अमजद खान, राजेंद्र सिंह, सलमान, विनीत ठाकुर, रुचि कोरी आदि लोग उपस्थित रहे। आज जो यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया उसका क्या उद्देश्य है? मेरा नाम रुस्तम है और मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है, जो आईपा संगठन है। और बात की जाए जो आज मीटिंग हुई है, मीटिंग का जो मेन उद्देश्य ये था कि जो अक्सर जो पत्रकारों पर मुकदमे लिखे जाते हैं उसको लेकर चर्चा हुई थी। दूसरा, हमारे जो आईपा चेयरमैन हैं अवधेश पार्षद, वो यहाँ पर आए हैं और बड़ी मतलब अच्छी तरीके से उनका स्वागत किया है। और उन्होंने भी हमें जो मोदी आने वाले कल के लिए हमें बताया कि भाई इस तरीके से पत्रकारिता करनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए और अपनी गरिमा से दूर नहीं जाना चाहिए। कई बार क्या जो पत्रकार हैं अक्सर इधर उधर के भटक जाते हैं, तो उन्हें अपने ही दायरे में रहकर पत्रकारिता निष्पक्ष करनी चाहिए। और जो अक्सर जो मुकदमे की बात की जाए तो मुकदमे में हमारा संगठन आईपा जो है वो हमेशा पत्रकारों के साथ खड़ा हुआ है। शर्मा, नेशनल सचिव आईपा, मैं सभी पत्रकार भाइयों को जनपद हापुड़ में हमारे जो माननीय डॉक्टर अवधेश परसर जी के जो आज हमारे यहाँ जनपद हापुड़ में पहुँचे, उनका सबसे पहले अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ पत्रकार भाइयों को जो हमारे सामने मौजूद हैं, इतनी भारी संख्या में मौजूद हैं, जिन्होंने आईपा संगठन को इतना बढ़ावा दिया कि पत्रकार कहीं परेशान ना हो उन चीज़ों से जो उनके ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, उन चीज़ों से सुरक्षित रह सके। आज जनपद हापुड़ में इतना अच्छा देखने को मिला। हमारे सूचना प्रभारी कार्यालय प्रभारी जो हमारे रंजना मैडम जो हमारे बीच यहाँ पर आई और उन्होंने अपने विचार रखे, बहुत ही सुदृढ़ लगा, बहुत ही सुंदर लगा। और आभार व्यक्त करता हूँ मैं उन सभी पत्रकारों का और उन सभी बहनों का जो हमारे ग्रुप को बढ़ावा दे रही है और हमारे आईपा संगठन को जो 1964 से बना है, 1964 से बना है, 2017 से इसे आईपा संघ नाम दे दिया गया, जो कि पूरे भारत में संचालित है, हर पत्रकार की बातें सुनता है और उन पर हमले भी होता है कि आप ऐसा कार्य करें जो जायज़ हो, गलत कार्य ना करें। अजायज कार्य होगा और आप पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, तो उसके लिए हम तत्पर हैं, हमेशा तत्पर रहेंगे। जय आईपा, जय भारत। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। दरअसल आपको बता दें कि सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंड क्षेत्र के किशनपुर उत्तर पंचायत में रामचंद्र मेहता कुमारगंज निवासी के घर से बिजली पावर सब स्टेशन की ओर से जाने वाली सड़क निर्माण कार्य संवेदक महेश कुमार यादव के द्वारा अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि घटिया किस्म की गिट्टी, बालू एवं अन्य सामग्री सहित घटिया तरीके से पीसीसी ढलाई का कार्य करने के कारण ग्रामीणों ने बताया कि संवेदक महेश कुमार यादव के द्वारा सड़क निर्माण योजना 1 साल पूर्व में कई गिट्टियां दी गई और वर्तमान में
में संवेदक के द्वारा रोटावेटर से जोतकर 3 नंबर ईंट सोलिंग कर घटिया किस्म के सामग्री से सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया। आज तक इस परियोजना का बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। 14 दिसंबर दिन बुधवार को कन्या अभियंता कुमार मीणा को जब इस बात की जानकारी मिली तो कुमारी मीणा ने स्थलीय निरीक्षण किया और स्थल निरीक्षण करने के बाद कन्या अभियंता ने कार्य पर रोक लगाई और मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि संवेदक महेश कुमार यादव के द्वारा कुछ रुपए की लागत से 750 पीसीसी ढलाई घटिया सामग्री से पीसीसी ढलाई का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल कार्य को रोक दिया गया है। बढ़िया पदाधिकारी को संज्ञान में दे दिया गया है, लेकिन संवेदक के द्वारा आज दिन गुरुवार को संध्या वही घटिया सामग्री से पीसीसी की ढलाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जब इस बात की जानकारी बढ़िया पदाधिकारी को दी गई तो संवेदक के द्वारा बताया गया कि कार्य भी बंद है। अब देखना यह होगा कि ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य में कब तक विभाग के द्वारा अनदेखी के कारण धांधली चलती है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। जो आप करवा रहे हैं कैसे करवा रहे हैं? एस्टीमेट के हिसाब से तो नहीं हो रहा है। इसमें तो देखने से ही पता चलता है जो सोलिंग जो आप जो करवाए हैं सोलिंग में बहुत ही कमी है और यहाँ के ग्रामीणों का कहना है जो कि यहाँ पर जो है ना काम में अनियमितता पाई गई है, जिसके चलते इस यहाँ के ग्रामीणों ने रोक लगाई। यहाँ देखना होगा तो यहाँ पर 4 इंची से ऊपर नहीं हो पाएगा जहाँ पर आपका तख्ता लगा हुआ है और यहाँ आपने 7 इंची के हिसाब से 7 इंची आप लोग खड़ा होकर के ढलाई करवा। अरे बाबा वैसे क्यों हो जाएगा? आप लेवल कीजिएगा ना, तो छोड़ दीजिए आप सोता छोड़ दीजिए आप देखिए आंख में धूल झोंकने का काम नहीं करेंगे। हम जो पूछ रहे हैं उनको कोई बात 7 इंची से अगर कम होगा ढलाई जी तो हम लोग काम। अच्छा सर एक चीज बताइए, आप जो ढलैया कर रहे हैं दोनों साइड में मट्टी नहीं है, तख्ता डाल के कर रहे हैं, कै दिन चलेगा? फ्लाइंग वाला मिट्टी डालेगा नहीं, मिट्टी पहले डालना सोलिंग से पहले 1 साल पहले डाल चुके हैं। पहले 1 साल पहले डाल चुके हैं, लेकिन वर्तमान में शहर जमीन पर मिट्टी का अगर स्थिति अच्छा नहीं है तो उस स्थिति में मट्टी डाल के ही न ढलैया करेंगे आप। मिट्टी डाला हुआ है, इससे पूर्व मिट्टी डाले हुए हैं पूरा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं जो कि आपका नीचे साइड से बगल में आपको जमीन साइड से जमीन है वो रोका गया था पहले भी, वहाँ भी मिट्टी गिरवा रहे थे। नहीं मट्टी देने से यहाँ के ग्रामीणों को कोई परेशानी नहीं होगी। कैसे नहीं, किसी के जमीन में हम नहीं डाल सकते हैं। जमीन में डालने के बाद मिट्टी इसके बगल में मान लीजिए ढलाई के बाद बगल में आप डालेंगे। बगल में आपको पहले मट्टी डालना था ना। पहले कैसे डाल देंगे? मिट्टी तो रोड पर डाले हुए हैं। अच्छा इसके बाद लेवल करने का जरूरत नहीं है। लेवल किए हुए हैं। कहाँ है लेवल आपका? हमको सो दिखाइए। देख रहे हैं लेवल नहीं है, कहीं लेवल नहीं है। सोलिंग था, खरंजा ईटा करवाए हुए और खरंजा सोलिंग भी टेट नहीं है, वैसे इधर उधर बिखरा हुआ है सोलिंग। गाड़ी घोड़ा आप लोग दौड़ाते हैं तो आप किसको रोक सकते हैं? अच्छा आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम महेश कुमार यादव है। अच्छा कहाँ से कहाँ तक का सोलिंग का काम चल रहा है आपका? 750 फीट है ये। 750 फीट कहाँ से कहाँ तक का आपका होगा ना कुछ योजना में? रामचंद्र मेहता के घर से लेकर के जी पावर हाउस जाने वाली सड़क में। अच्छा तो पावर ये आपका योजना का बोर्ड कहाँ लगा हुआ है आपका? बोर्ड हम लगा दिए हैं। बोर्ड यहाँ कहाँ लगा हुआ है? नहीं बोर्ड बना हुआ। बोर्ड बना हुआ लेकिन बोर्ड आपका नहीं लगा। और बोर्ड नहीं आपका कई दिन से काम चला? आपने बताया जो 1 साल पूर्व में दिन काम आपने बताया जो 1 साल पूर्व में मैंने मट्टी गिराया है। मट्टी गिराने से पहले ही आपको बोर्ड लगना था और 1 साल के बाद भी आपका बोर्ड नहीं लगा हुआ है। क्या लगाएंगे? बोर्ड लोग उखाड़ करके लेके चला जाएगा और इसी के लिए आप बोर्ड आज फर्स्ट काम। यहाँ के ग्रामीण को कैसे पता चल पाएगा कि जो योजना कितना का है और किस एस्टीमेट के दायरे में काम होना है? 14 लाख कुछ का योजना है, ये सबको पता है। इससे पूर्व भी वहाँ काम हो चुका है। आगे मिट्टी 1 साल पहले यहाँ जमीन पूरा एकदम पानी से बल्ला बाला भरा हुआ था, उसी टाइम में मिट्टी डाले। सड़क निर्माण कार्य में आपके यहाँ अनियमितता पाई गई, जिसके चलते यहाँ के ग्रामीणों ने आपके ऊपर क्लेम लगाया। रोड का निरीक्षण कर रहे थे, जो काम चल रहा था उसमें क्या मिला आपको? वो लोकल बालू क्या कहते हैं, सोन सैंड के साथ लोकल बालू मिक्स किया गया हुआ है, इसलिए काम रुकवा दिए। काम रुकवा दिए? कहाँ से कहाँ तक का काम चल रहा था अभी? और एक चीज़ हमको देखने के लिए मिला है जो कि इस पर योजना का बोर्ड नहीं लगा हुआ। योजना का बोर्ड भी नहीं लगा हुआ और 3 नंबर मटेरियल से जो कार्य निर्माण किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप बताएंगे जो कि क्या करना है और क्या आगे से कार्रवाई की जा रही है? इनका काम बंद होगा, काम नहीं करेंगे ये जी। और हम लिखित आगे दे देंगे। अच्छा आपको मिला क्या इसमें? सोलिंग भी देखने से मिला है जो गलत काम चल रहा है। क्वालिटी अच्छी नहीं है जी, बालू की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, थिकनेस भी मेंटेन नहीं है जी, इसलिए काम बंद करा दिया गया है। अच्छा आपको गिट्टी में क्या दिख रहा है? गिट्टी भी सही नहीं है। गिट्टी भी सही नहीं है, बालू भी सही नहीं है और ईंट भी सही नहीं है। अच्छा मैम एक चीज़ बताएंगे जो कि कब तक काम बंद रहेगा? ये जब तक नया मटेरियल नहीं लाएंगे तब तक काम बंद रहेगा। आपका शुभ नाम? हमारी नहीं पद क्या है आपका? है। सुपौल।
सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। नागदा 3 साल बाद 22 अप्रैल 2023 आखा तीज पर 300 से ज्यादा सभी धर्म के जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। लड़की की उम्र 18 वर्ष, लड़की की उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है। दीनदयाल विचार मंच के सहयोग से नगरपालिका मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत होगी उज्जैन जिले में सबसे बड़ा आयोजन, जो कि 7 दिवस का रहेगा, जिसमें भारतीय संस्कृति के हिसाब से माता पूजन से लेकर सभी कार्य पूर्ण किए जाएंगे। मंच संयोजक पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने प्रेस वार्ता में मीडिया को बताया कि उज्जैन जिले का सबसे भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें माता पूजन, हल्दी, मेहंदी सभी रस्में भारतीय संस्कृति के हिसाब से निभाई जाएंगी। सभी धर्म के लोग इस आयोजन में हिस्सा ले सकेंगे। 21 अप्रैल को महिला संगीत व 22 अप्रैल को वर निकासी के बाद विवाह संपन्न होगा। पूरे मध्य प्रदेश में वापस वो बड़े पैमाने पर सामूहिक विवाह हो। हमने फिर एक बार नगर पालिका अध्यक्ष जी से आग्रह करा कि ताकि दीनदयाल विचार मंच चूँकि इस कार्यक्रम को काफ़ी भव्य पैमाने पर करती है, नगर पालिका को हमने एक विधिवत पत्र दिया था और नगर पालिका ने हमें पत्र दिया था और आखा तीज का हमें कहा था, लेकिन आखा तीज को बहुत जल्दी था, उसके कारण इतने व्यवस्थाएं जुटाने में हमें थोड़ी सी दिक्कत थी। हमने आग्रह करा कि हम वापस जो आखा तीज पर हम सामूहिक विवाह कर रहे हैं 2007 से, तो आखा तीज को इस बार में हम सामूहिक विवाह करेंगे। आखा तीज 22 अप्रैल को रहेगा, उस दिन वार रहेगा शनिवार, तो हम 22 अप्रैल को वो विवाह करेंगे। इस बार मध्य प्रदेश की सरकार ने जो उसमें निर्णय लिया है, उसमें 55,000 रुपये पूरे उस विवाह पे खर्च होंगे, जिसमें 38,000 रुपये की सामग्री दी जाएगी और बाकी सब व्यवस्थाओं से, और ये 11,000 रुपये उनके कन्याओं के बैंक अकाउंट में जमा किए जाएंगे, 38,000 रुपये की सामग्री दी जाएगी और बाकी 6,000 रुपये जो व्यवस्थाओं से संबंधित उसमें रहेगा। इस पूरी व्यवस्था को नगर पालिका देखती है। दीनदयाल विचार मंच एक सहयोगी के रूप में वो संस्था अपनी भूमिका करेगी। हम जो उसके अंदर इस बार उन्होंने जो एक नया नियम निकाला है, उसमें कन्या का मध्य प्रदेश का होना आवश्यक है। कन्या की उम्र 18 वर्ष और जो हमारे दूल्हे रहेंगे उनकी उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। आय सीमा का कोई बंधन नहीं, केवल इनकम टैक्स ही उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसे तकरीबन ये कुछ जो पहले भी नियम थे। इस बार जो हमने कार्यक्रम तय करे हैं वो 16 तारीख रविवार को हमारा सामूहिक माता पूजन का कार्यक्रम होगा। 17 तारीख से लेके और 19 तारीख तक हमारा वो, वैसे तो कार्यक्रम 21 तारीख तक चलेगा, जिसमें मंगल गीत और गोद भराई के हमारे कार्यक्रम रहते हैं। जो महिला मोर्चा हमारी एक संस्था है, उसी के पूरे हर बेटी के घर पे जाकर और मंगल गीत और गोद भराई के कार्यक्रम होंगे। 21 तारीख को हमारा महिला संगीत का कार्यक्रम होगा और महिला संगीत में हमने फिर वही योजना बनाई है कि एक दुल्हन के साथ में 10 कन्याओं का भोजन सामाजिक संगठन। नागदा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। आगरा में मंगलमय परिवार द्वारा आयोजित श्री राम कथा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इसमें विभिन्न नगरों से करीब 20,000 श्रोता आएंगे। कोठी मीना बाजार मैदान में बने चित्रकूट धाम में 19 से 25 दिसंबर तक संत विजय कौशल महाराज द्वारा श्री राम कथा का वाचन किया जाएगा। मंगलमय परिवार के अध्यक्ष घनश्याम दास अग्रवाल, मुख्य यजमान मुरारी प्रसाद अग्रवाल और महामंत्री राकेश कुमार अग्रवाल ने 17 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से भगवान श्री राम के नाम को मेहंदी चित्रकूट धाम कोठी मीना बाजार में लगाई जाएगी। इस दिन कलश सज्जा का भी कार्यक्रम महिलाओं द्वारा किया जाएगा। श्री राम कथा के दौरान प्रतिदिन सुबह संत विजय कौशल द्वारा हवन कराया जाएगा। इस दौरान रूप किशोर अग्रवाल, कमल नयन फतेहपुरिया, मीडिया प्रभारी ऋषि अग्रवाल, हेमंत भोजवानी, मुकेश नेचुरल आदि लोग मौजूद रहे। मंगलमय परिवार से हमारे सभी मंगलमय परिवार के सभी लोग आए हुए हैं अपने अपने कार्य संभालने के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से आगरा में सभी भक्तगणों को बताना चाहता हूँ, पूज्य संत श्री विजय कौशल जी महाराज जी की श्री राम कथा 19 दिसंबर से 25 दिसंबर होने जा रही है। तो इसके लिए मैं आगरा वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस कथा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और एक धर्म लाभ कमाएँ। 18 तारीख को चिंतारण महादेव मंदिर जयपुर से हमारी भव्य कलश यात्रा निकलेगी, चित्रकूट धाम कोठी मीना बाजार पहुंचेगी। तो मैं सभी से महिलाओं से, मेरा नाम मुरारी प्रसाद अग्रवाल है, मैं मंगलमय परिवार का एक सेवक हूं और मंगलमय परिवार ने मेरे को मुख्य जजमान की भूमिका दी है।
इसलिए मैं इन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आगरा वासियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जैसे कि मोदी जी चाहते हैं कि हमारा भारत और प्रत्येक भारतीय चाहता है कि भारत विश्व गुरु बने, उसी श्रृंखला में विजय कौशल जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय संत हैं और वो हमेशा इस तरीके की बात करते हैं जिससे कि आने वाली पीढ़ी हमारी। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अयोध्या में एक बार फिर से बच्चों का विद्यालय कैंपस में सफाई करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बच्चा कैंपस के अंदर ही झाड़ू लगा रहा है और बच्ची कुर्सी साफ करती हुई देखी जा रही है। दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिले के रुदौली प्राथमिक विद्यालय सल्लापुर शिक्षा क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। हरदोई में बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के बड़ियनपुरवा में चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के 22वें दिन जिले के कई थानों को पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचकर कार्यक्रम को समाप्त करने संबंधी किसान नेताओं से लंबी वार्ता की, पर बात नहीं बनी। बताते चले बड़ियनपुरवा गांव से कुछ ही दूरी पर सांगवान पोल्ट्री फार्म बीते कई वर्षों से संचालित है। आसपास बसे गांव वालों को यह पता नहीं होगा कि इससे उत्पन्न होने वाली मक्खियां व उत्पन्न होने वाली गंदगी एवं से बीमारियां झेलनी पड़ेंगी। बीते समय पश्चात मक्खियों ने धीरे धीरे अपना कहर आसपास बसे गांव में बरपाना शुरू कर दिया है, जिससे ग्रामीणों ने अपनी दबी हुई आवाज को उठाने के लिए भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन का साथ लिया। कुछ माह पूर्व संगठन द्वारा सांगवान पोल्ट्री फार्म मुख्य द्वार के पास सांकेतिक धरना प्रदर्शन की तैयारी के दौरान जिले से बड़ी तादाद में पुलिस बल ने किसानों को खदेड़ा व जिलाध्यक्ष समेत कुछ किसानों पर मुकदमे लिखकर उन्हें जेल भी भेजा था, जबकि संगठन द्वारा किसानों को उक्त समस्या के लिए लिखित ज्ञापन पूर्व में ही दिए जा चुके थे। मामले पर संज्ञान ले तत्कालीन जिलाधिकारी ने जांच कमेटी बनाई और कई बार जमीनी जांच की चिटपुट दवाओं को भी छिड़काव कराया गया, पर समस्या जिसकी तस ही रही। पुनः किसान संगठन की शिकायत पर जांच कमेटी बनाई गई, जो आज भी फौरी तौर पर जांच की जा रही है। प्रदर्शन चल रहा है, आज कुछ अधिकारी आप मौजूद हैं, क्या आज हुआ? अधिकारी समस्या का समाधान करने नहीं आए, जबरदस्ती धरना स्थल को खत्म कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हमने कह दिया धरना जबरन खत्म नहीं होगा, हमको एक प्रॉपर नोटिस दीजिए और नोटिस देने के बाद हम 3 दिन बाद पंचायत करेंगे और पंचायत करने के बाद धरना खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से बढ़ियनपुरवा के जितने भी हमारे पदाधिकारी किसान साथी हैं, इनको सबको लखनऊ ले जाकर वहीं पर टेंट डालकर वहीं व्यवस्था होगी। समस्या निस्तारण होने के बाद ये लोग वापस आएंगे। अब अगर यहाँ नहीं सुनी जाएगी किसानों की, मजदूरों की, इस मक्खियों की समस्या के बारे में, तो अब हम लोग सीधे लखनऊ पर करेंगे चढ़ाई और वहीं पर लखनऊ में जो यहाँ के आका जो भी है बैठे हुए हैं लखनऊ में, उन तक इनकी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं अधिकारियों के साथ कई थानों की फोर्स भी आई है, या किस लिए आई है? नहीं, देखिए कल से विधायकों का इधर उधर फोन आ रहा, लोगों से दबाव डाला जा रहा है। यहाँ के जो विधायक क्षेत्रीय हैं वो लोग चाह रहे हैं कि धरना खत्म हो। अब हमारी ये बात समझ में नहीं आई कि विधायकों को इस धरने से क्या समस्या है। यहाँ के गांव के लोगों को समस्या है, उनकी समस्या निस्तारण कराने के लिए हम आए हैं। और क्षेत्रीय विधायक दोनों जो हैं इधर के दाहिने बाएं, वो लोग चाह रहे हैं कि धरना खत्म हो जाए। इसका मतलब कहीं न कहीं इस फैक्ट्री में वो लोग भी पार्टनर होंगे या उनकी रिश्तेदारी नातेदारी होगी। क्या आगे तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? नहीं, धरना हमारा चलेगा। हमको नोटिस मिलेगी कि प्रशासन कह रहा है कि धारा 144 और चुनाव का हवाला दे रहे हैं, तो हम पंचायत करने के बाद धरना समाप्त करेंगे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। पुलिस बूथ का उद्घाटन हुआ। मुफ्तीगंज जौनपुर स्थानीय थाना अंतर्गत कैराकत देवकली बाजार में पुलिस बूथ बनाया गया। गुरुवार को पुलिस बूथ का उद्घाटन किया गया। वैसे तो पुलिस बूथ का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक अजय साहनी को करना था, लेकिन उनके न आने पर कैराकत थाना प्रभारी संजय वर्मा ने फीता काटकर उसका स्वागत किया। इस मौके पर मुफ्तीगंज के ब्लॉक प्रमुख विनय सिंह के प्रतिनिधि अजय सिंह, इंस्पेक्टर क्राइम दिग्विजय सिंह, मुफ्तीगंज चौकी प्रभारी SP पांडे, अब्दुल हक अंसारी, पत्रकार ग्राम प्रधान कमलेश यादव, लालव्रत यादव, पूर्व प्रधान आकाश यादव, शमशीर सिंह, अखिलेश विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता इकरार अहमद की रिपोर्ट।
पुलिस ने शेयर मार्केट में पैसा लगाने का झांसा देकर ऑनलाइन फ्रॉड का खुलासा किया है। गुजरात के सूरजपुर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में एटीएम, पासबुक समेत अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। साथ ही बैंक खातों में करीब 1.25 करोड़ रुपए की राशि जमा करने का मामला सामने आया है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बैंक खातों को होल्ड कराया है। प्रकरण के मास्टरमाइंड 2 आरोपी दुबई में अभी तक छिपे बैठे हैं। पुलिस को उनकी लोकेशन मिली है, जिसके बाद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने की कार्यवाही कर रही है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने बताया कि 31 अक्टूबर को फरियादी वैभव गुप्ता निवासी राजीव नगर वार्ड से शेयर मार्केट के नाम पर 1 करोड़ 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। फरियादी ने थाने में शिकायत की। शिकायत मिलते ही पुलिस टीम जांच में जुट गई। साइबर सेल की टीम ने मामले में तफ्तीश शुरू की है। जांच में मामला सामने आया है कि जिन खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ था वे सूरत के हैं। टीम सूरत पहुंची और लोकेशन के आधार पर दबिश देकर 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। ये पुलिस को हम 2 इसी के उनके शेयर मार्केट में लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपए फ्रॉड किया गया। इसमें एक ऐप के माध्यम से उनके द्वारा पैसे ट्रांसफर कराए गए थे और इस तरह से धोखाधड़ी को प्राप्त हुई थी, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट मामला था और एक ऐप के माध्यम से शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए पैसा धोखाधड़ी की। तो पुलिस ने उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और में जो भी ट्रांजैक्शन का सोर्स है उस हिसाब से उसको ट्रेस किया गया। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पाया गया कि ये ट्रांजैक्शन सूरत गुजरात से हुआ है। तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने 3 लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस को उन्होंने बताया कि ये ऐप बनाते बनाते थे। इसमें 2 अन्य आरोपी शामिल हैं जो गिरफ्तारी स्टेज है और ये लॉन्ग टर्म वीजा पे के बाद पुलिस ने इनसे कई सारे एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, बैंक के खाते और अन्य सामग्रियाँ, चीज और अन्य सामग्रियाँ वगैरह जब्त की हैं और जो बैंक खाते इसमें शामिल हुए हैं वो किसी करा दिए गए हैं और इसमें अगली विवेचना की जा रही है। इसमें जो पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र कराया गया था वो अन्य खातों में भी ट्रांसफ़र कराया है और खातों में ट्रांसफ़र करा के इसको इंटरनेट बैंकिंग और बिटकॉइन और अन्य माध्यमों से इसको वहाँ से निकाला गया है। तो जिसके लिए पुलिस अभी लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और अगली कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और की जाएगी और अगली कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार के जो फ्रॉड हैं ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं और आम जन से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी कोई जगह आप पैसा इन्वेस्ट करें तो सुनिश्चित कर लें कि वो वेरीफाइड सोर्स हो। इस प्रकार से किसी भी ऐप या कोई अन्य तरीकों से में पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। ये आजकल नया तरीका है धोखाधड़ी करने का। जो पुराने तरीके थे पहले OTP पूछ के करने के वो अभी आउटडेटेड हो गए हैं। नए तरीके से जो अपराधी हैं इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लालच में आके पैसा आप कहीं पे भी जमा ना करें, उसको पहले वेरीफाई कर लें, उसकी पुष्टि कर लें तभी जमा करें। कई बार ऐसा होता है कि जो भी विक्टिम होता है उसका विश्वास जीतने के लिए आरोपी पहले कुछ पैसा वापस भी करते हैं, लेकिन ये हमेशा ये सुनिश्चित करें कि जो भी ऐसा सोर्स हो वेरीफाइड हो और कहीं से भी अनवेरीफाइड सोर्सेस में पैसा इन्वेस्ट में जमा नहीं कराएं, अन्यथा आप। सागर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।